A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 10 science chapter number 3. The name of this chapter is metal and non-metal. Topic is formation of sodium chloride molecule. In my previous video I were explained to you how do metal and non-metal react. तो ये जो टॉपिक है इसी पर बेस है हमारा ये वाला टॉपिक बेटे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 281 एंड द क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज़ 17, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 287। व्हेन इट विल कंबाइन, सोडियम को अपना स्ट्रक्चर स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जस्ट ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम अपने यहाँ से डोनेट करता है, क्लोरीन उसे गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इससे क्या होगा कि सोडियम और क्लोरीन के ऊपर +1 और -1 का चार्ज आता है और इससे सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, इट हैज़ अ 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सोडियम प्लस आयन। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287 एंड इट हैज़ अ 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स 1 electron to form a chlorine minus ion. Then the attraction between the sodium plus ion and the chlorine minus ion results in the formation of sodium chloride molecules. Now the next is formation of magnesium chloride. कि magnesium chloride का formation किस तरीके से होगा, MgCl2। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है बेटे, 12 है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, 282। सेम क्लोरीन जो है उसका कितना होगा, 17 उसका एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 287 है। यहाँ पर मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसे डोनेट कर देता है किसे, क्लोरीन को। 2 अलग अलग क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आके कंबाइन होते हैं मैग्नीशियम से, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे ले लेते हैं और इस तरीके से मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का निर्माण होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी यहाँ पे शो किया गया है। Then the attraction between the magnesium +2 ion and the 2 chlorine minus ion result in the formation of the magnesium chloride molecule. Okay, now the next is ionic compound, electrovalent compounds की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। Ionic compounds are the compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal। तो ionic compounds कब बनते हैं, ये इनका फॉर्मेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स क्या क्या हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर मेड अप ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड्स तभी बनते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की, जैसे भी हमने बात करी है। तो इस तरीके से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते हैं। नाउ दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये किस तरीके के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी क्रिस्टल्स बनते हैं इनके सॉलिड्स में। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। दे आर सॉलेबल इन वाटर बट इनसॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये पानी में घुलनशील होते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल केरोसिन के अंदर ये इनसॉलेबल होते हैं, है ना। फॉर द एग्जांपल इज सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। नमक जो है वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है बेटे और पानी के अंदर ये अच्छे तरीके से घुल जाता है, बट पेट्रोल या केरोसिन के अंदर यदि हम इसे सॉलेबल करना चाहें तो इट्स नॉट पॉसिबल। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। व्हाट्स द मीन्स ऑफ द मोल्टन स्टेट, कि सॉल्ट जो है यदि सॉलिड फॉर्म में है तब तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा, लेकिन यदि हम वाटर के साथ में उसका मोल्टन स्टेट बनाएं, थोड़ा सा एक्वस स्टेट बना दें, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने लगेगा। नाउ द नेक्स्ट इज metals are good conductor of the heat. How could we prove it कि metals are the good conductor of the heat? So एक एक्टिविटी हमने आपके साथ में शेयर किया है, स्टैंड लिया है, स्टैंड के ऊपर हमने क्या लगाया है, एक फ्री एंड वायर लिया है, इसके ऊपर एक वैक्स का यूज़ करके हमने पिन्स जो हैं वो लगाई हैं
और अब हम क्या करेंगे कि वो जो वायर है वो काफ़ी लंबा है, तो उसकी स्टैंड के पास में हम एक बर्नर लगाएंगे और उस वायर को गर्म करना शुरू करेंगे। थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं कि जो वैक्स है वो पिघलने लगा है और पिन जो है वो नीचे गिर जाती है। तो इससे हमें क्या हमें रिजल्ट मिलता है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो मेटल्स होते हैं दे ऑल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट आर सिल्वर एंड द कॉपर। जो बेस्ट कंडक्टर हैं वो कौन कौन से होते हैं, सिल्वर और कॉपर हैं। लेड एंड द मरकरी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। यदि हम लेड और मरकरी की तुलना सिल्वर और कॉपर से करते हैं तो वह ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो वो भी आप ध्यान रखें कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट कौन सा हो जाएगा, सिल्वर एंड कॉपर हैं। और लेड एंड मरकरी ये इज मेटल बट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास में एक और एक्टिविटी है। तो चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके साथ में शेयर की गई हैं आप उन्हें एक अच्छी तरीके से ज़रूर स्टडी कर लें। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बैटरी ली है, बैटरी से वायर कनेक्ट किया है बल्ब में, फिर स्विच कनेक्ट है, और यहाँ पे 2 क्लिप्स लिए हैं हमने, क्लिप्स ए एंड बी, और इंसर्ट सैम्पल टू बी टेस्टेड। यहाँ पर ए और बी के बीच में जो स्पेस छोड़ा गया है यहाँ पर वो सैंपल लेना है जिसे हमें टेस्ट करना है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ द PVC और अ रबर लाइक मटेरियल। हमें अच्छे से पता है कि हमारे घर के अंदर जो वायर काम में लिए जा रहे हैं उन वायर के ऊपर रबड़ की या प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटिंग विथ सच सब्सटेंस। तो इनके ऊपर वायर की कोटिंग होती क्यों है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि एक तो वायर्स के ऊपर कोटिंग किसकी होती है, या तो PVC की होगी या फिर रबर की होगी। वॉट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। अच्छा, अब हमारे पास में जो फर्स्ट टॉपिक आया कि इन मटेरियल के ऊपर रबड़ की या PVC की कोटिंग क्यों होती है, सो वो इसलिए होती है क्योंकि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम इनके ऊपर कोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि जैसे ही इन्हें प्लग में लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी, और जिसने भी उसे पकड़ रखा होगा उसकी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड। The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be a sonorous. Can you now say why school bells are made of metals? तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप होता है कि how could you say या can you now say why school bells are made of metals, कि स्कूल की जो बैल होती हैं वो मेटल्स की बनी हुई क्यों होती हैं, और इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते क्या हैं। ठीक है, तो मेटल्स का यूज़ इसलिए किया जाता है बैल को बनाने के लिए क्योंकि मेटल्स जो हैं उनमें बहुत अच्छी आवाज़ आती है ना, दे आर द गुड सोनोरस। ठीक है, ये बहुत अच्छी आवाज़ जो है वो निकालती हैं और इसीलिए इनका यूज़ स्कूल बैल के अंदर भी किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, यू मस्ट हैव कंसिडर दैट वी कैन नॉट group elements according to their physical properties alone as there are many exception for examples। अब हमारे पास में कुछ exceptions हैं, example। अब इस टॉपिक के अंदर हम कुछ एक्सेप्शन केसेस की बात करेंगे कि मेटल्स के एक्सेप्शन केसेस कौन कौन से हैं। देन द फर्स्ट इज ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। वी नो वेरी वेल कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मोस्टली हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर ही मिलती हैं, लेकिन जो मर्करी है वो क्या होगी बेटे, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। Metals have high melting points but gallium and the cesium have a very low melting point। जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। These two metals will melt if you keep them on your palm। यदि हम इन्हें हमारी हथेली पर ही रखें तो भी ये मेल्ट होने लगते हैं। ये जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन निकल रहे हैं और MCQs तो बहुत, इस एक अकेली स्लाइड के अंदर आपके पास में 5 to 10 MCQs निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लें। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल
बट इट इज़ लस्ट्रस। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन ये कैसा है, लस्ट्रस है। इसमें एक विशेष चमक होती है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एक्सिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप्स। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन इसके हमें बहुत सारे एलोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं, अपरूप देखने को मिलते हैं। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो डायमंड है वो कार्बन का ही एलोट्रॉप है। इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ये एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो यह सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इज़ नोन हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो भी नॉन मेटल ही है और एलोट्रॉप्स है कार्बन का, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में अल्काइली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। हमें ये अच्छे से पता है कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं और इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। नाउ एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लासिफाइड, elements can be more clearly classified as metal and non-metal on the basis of their chemical properties। अभी हम लोगों ने जितनी भी स्टडी करी है वो पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी। अब हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल को अलग कर सकते हैं। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब नॉन मेटल को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, और इसके अलावा जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ में मिक्स होने पर बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। क्या होता है जब हम मेटल को एयर की प्रेजेंस के अंदर बर्न करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमने फर्स्ट पेज के ऊपर ही ये टॉपिक स्टडी किया है, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस के अंदर बर्न किया था, जलाया था, और उसमें हमें क्या मिला था, उसमें हमें वाइट ऐश मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो क्या होता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। दैट मीन्स कि व्हेन वी बर्न मेटल इन द प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन वी विल हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, है ना। तो जो रिजल्ट होंगे वी विल बी अचीव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद अ डैजिंग वाइट फ्लेम, और वाइट फ्लेम जो होती है वो हमें मिलती है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओके, और एग्जाम्पल जो है वो हम लोगों ने शेयर किया है। सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर का दिया है कि कॉपर जो है उसे भी हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या होता है कि हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। ठीक ऐसे एल्यूमिनियम का भी एग्जाम्पल हमने यहाँ शेयर किया है। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड द जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज अ बेसिक बिहेवियर। हमने ये देखा है कि भाई मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेव को शो करते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज द एम्फेटिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें मिलता है कि एम्फेटिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो वो ऑक्साइड जिसके अंदर हमें एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेव मिल रहे हैं, दोनों तरह की प्रॉपर्टी वो शो कर रहे हैं, तो हम उन्हें एम्फेटिक ऑक्साइड कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द फॉलोइंग मैनर एसिडिक एंड द बेसिक। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास Al2O3 की फॉर्म में, ये HCl के साथ में रिएक्ट होके 2AlCl3 + 3H2O दे रहा है, और ये इसी को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा है और वाटर भी मिलता है।
Most metal oxide are insoluble in water but some of these dissolve in water to form alkalis. बहुत सारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन कुछ जो हैं वो सिम डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, एल्कलाइज कहते हैं. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलोज. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो हैं वो इसके साथ में देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास शो हो रहे हैं. वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज, N2O जब वाटर के साथ में केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा. K2O जब वाटर के साथ में मिल रहा है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. सो आई होप कि ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे. थैंक यू वेरी मच.